Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 7th of UPPSC GDC Assistant Professor बैच। यहाँ पर हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री में अब तक हमारी 4 यूनिट हो चुकी हैं, टोटल 4 यूनिट, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली है। इसके बाद हमने वैदिक काल पढ़ा। वैदिक काल के बाद फिर हमने प्री मौर्यन में क्या क्या पढ़ा था, महाजनपद के बारे में, महाजनपद के बाद फिर हमने क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में जाना, फिर हमने जैन धर्म के बारे में जाना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मौर्यन पीरियड, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी यूनिट 5 है। इसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8। तो कोशिश करेंगे कि ये 3-4 दिन में आपकी एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाए, फिर हम मीडिएवल हिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो जनवरी में आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी, आपकी मीडिएवल भी हो जाएगी एंड मॉडर्न भी हो जाएगी। कोशिश तो यही रहेगी कि जनवरी या 7 फेब तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या हैं। मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इनका टाइम पीरियड 324 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। ईसा पूर्व याद रखना है, 324 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। यहाँ हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक सॉरी, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य जानकारी देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। आखिर क्या वजह रही कि मौर्यन एम्पायर की स्टार्टिंग हुई, क्या वजह रही जिससे इनका अंत हुआ, ये सारी बातें हम जानेंगे। फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री कि राजनीतिक इतिहास क्या रहा, राजनीतिक इतिहास। अब राजनीतिक इतिहास में हम यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग किससे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से, बिंदुसार आए, अशोक आए, बृहदर्थ आए, ठीक है, ये सब आए। तो गद्दी पर कौन कौन बैठा, ये हम राजनीतिक इतिहास में। फिर स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है मौर्यन हिस्ट्री के, वो देखेंगे। जैसे पिलर्स, या फिर जो अशोक ने क्या है पिलर भी लगवाए थे, इसके साथ साथ स्तूप बनवाए, ये सारी चीज़ें। किताबें कौन कौन सी लिखी गई उस टाइम पीरियड में, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर कैसा था, प्रोविंशियल लेवल पर कैसा था। जैसे आज के टाइम में अगर देखोगे, केंद्र में सरकार है, कैसे मंत्री बनते हैं, फिर राज्य में कैसी सरकारें हैं, तो उस टाइम पर हम देखेंगे कि सेंटर में कैसा था, प्रोविंस लेवल पर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, यही सब हम देखेंगे। फिर मौर्यन सोसाइटी, समाज कैसा था उस समय का, क्या भेदभाव था, अनटचेबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें। सिक्के कैसे थे उस टाइम, सिक्के कैसे चलते थे, कॉइनेज सिल्वर के चलते थे, तांबे के चलते थे, कैसे चलते थे, तो यहाँ हम देखेंगे। इसके बाद मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर, जो मौर्य के समय में कला और साहित्य कैसा था, कला एंड साहित्य के बारे में देखेंगे। मूर्ति देखेंगे कैसी थी, ठीक है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड अशोकास धम्म, अशोक के जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके बाद डिफेंस कैसा था, रक्षा मंत्रालय उस टाइम का कैसा था, ठीक है, रक्षा में क्या क्या चीज़ें करते थे वो। टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी, टैक्स कैसे लेते थे, किन किन चीज़ों पर लेते थे। कॉइन्स इन, देखो ये कॉइनेज है और यहाँ कॉइन्स है, बात एक ही है, इसको मर्ज कर लेंगे। फॉरेन एम्बेसडर इन मौर्यन कोर्ट,
कौन कौन विदेशी आए थे, दूत आए थे, कौन कौन दूत आए थे मौर्यन कोर्ट में। रिलीजियस बिलीफ क्या है, ठीक है, धार्मिक कौन कौन से धर्म में गए, मीन्स जैसे अशोक है बौद्ध धर्म को अपनाया, या फिर बिंदुसार है, ठीक है, या चंद्रगुप्त मौर्य है, तो ये हम देखेंगे। एंड डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक, अंत कैसे हुआ मौर्यन एम्पायर का, ये 14 पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर, यहाँ से सवाल लगता ही लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। देखो मगधन डायनेस्टी, जो मगध वंश देखे थे हमने, मगध वंश, इसमें हमने कौन कौन से देखे थे, भूले तो नहीं हो। हर्यक वंश देखा था, जी सर देखा था। हर्यक में कौन कौन थे, बिंबिसार पढ़ा था, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब हमने यहाँ पर पढ़े थे, हर्यक वंश। शिशुनाग वंश देखा था फिर हमने, शिशुनाग वंश। इसके बाद हमने कौन सा वंश देखा था, नंद वंश देखा था। कौन सा, नंद वंश। तो ये 3 वंश पढ़े थे मगध में। तो ये नंद डायनेस्टी है, नंद वंश है, लास्ट डायनेस्टी थी, अंतिम वंश था ये। तो नंद वंश का जो लास्ट रूलर है, अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक धनानंद था। कौन था, धनानंद। ध्यान से समझते जाना चीजों को। देखो अगर आप इनको रिलेट करोगे ना, हिस्ट्री कभी बोरिंग नहीं है, हिस्ट्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है अगर क्रोनोलॉजी आप समझ गए। बस आपको क्रोनोलॉजी समझनी है, समय के साथ साथ बढ़ते जाना है। प्री हिस्ट्री से लेकर देश की आज़ादी तक कैसे आपको हम हिस्ट्री करा देंगे इंटरेस्टिंग वे में, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप लास्ट में बोलोगे हिस्ट्री खत्म हो गई क्या, ठीक है, इस तरह से आपको कराई जाएगी। तो टेंशन मत लीजिए और यहाँ पर बस पढ़ते रहिए। मगध वंश 3 वंश है, हर्यक, शिशुनाग, नंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद एक अय्याश आदमी था, दारू पीता था, बढ़िया मस्त रहता था, ठीक है, और पड़ा रहता था बस। अय्याश आदमी, अय्याश आप समझते हो किसको कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम देखो सिकंदर का आक्रमण हो गया था, अलेक्जेंडर इन्वेजन, सिकंदर का आक्रमण हो गया था, सिकंदर का आक्रमण हो गया। जो कौटिल्य है या चाणक्य है, कौटिल्य या चाणक्य, उस टाइम कहाँ पर टीचर थे, कहाँ, तक्षशिला में। कहाँ पर, तक्षशिला में। कहाँ पर थे, तक्षशिला। और तक्षशिला आपको कहाँ बताया हमने, पाकिस्तान में है। अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, ये ध्यान रखना है। तो उसको क्या है, आभास हो गया कि सिकंदर आ रहा है। अब भाई जो शासक ग्रीक से चलकर पूरे ईरान को हराकर जितने भी बीच में आते गए शासक सबको हराकर आ रहा था, तो चाणक्य को क्या चिंता होने लगी। जो कौटिल्य था उसको चिंता हुई कि भाई जब वो इतने बड़े बड़े वंशों को हरा कर आ रहा है तो भारत में भी यही करेगा। तो वो गया उस टाइम पर, भाई कौन था शक्तिशाली साम्राज्य, मगध था। मगध हमने बताया भी क्यों था उस टाइम, ठीक है, मगध की ही तूती बोलती थी, जितने 16 महाजनपद थे उनमें। तो वो किसके पास गया, धनानंद के, धनानंद के पास गया कि सिकंदर को रोको। किसको रोको, सिकंदर को रोको। पर धनानंद ठहरा क्या, अय्याश आदमी। उसने क्या किया, जो चाणक्य था उसकी इंसल्ट कर दी, भाई बेइज्जती कर कर भगा दिया कि जाओ, ठीक है, बेइज्जती कर कर निकाल दिया अपने दरबार से। अब भाई चाणक्य की बेइज्जती हुई तो उसको क्या है, लगा बुरा कि यार मेरी तो बेइज्जती कर दी, और उधर से आ रहा है सिकंदर।
तो उसने क्या किया, टीच किया एक बच्चे को। उस बच्चे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये नाम याद रखना है, क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। अब भाई देखो, सिकंदर तो आया नहीं, सच्चाई तो ये है, सिकंदर वापस हो गया था, जो इंडस नदी है और इसकी सहायक नदी है, यहाँ से ही वो वापस हो गया, क्योंकि सेना थक चुकी थी। भाई ऐसा भी नहीं है कि उनको ही क्या है ऐसा टॉनिक मिला हुआ था कि पूरी दुनिया जीत लें। तो वो यहाँ पर उसकी सेना थक चुकी थी, टूट चुकी थी, पूरी तरह आगे बढ़ने से मना कर दी। जो सिंधु और उसकी सहायक नदी है, यहाँ से वो क्या है वापस हो लिए। कहाँ वापस हो लिए, जहाँ के थे वो ग्रीक के। ठीक है, ग्रीक की तरफ को फिर मूव हो गए। तो भाई यहाँ पर अम्बी ने सरेंडर कर दिया था और पोरस युद्ध लड़ा था, हालांकि वो हार गया था। ये सारी बातें हमने सिकंदर जब पढ़ाया था तब बता दिया था। ठीक है, तो फिर अब भाई अपनी बेइज्जती का बदला तो लेना ही था, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चटका दिया किसको, धनानंद को। धनानंद को हरा दिया और गद्दी पर कौन बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य। और तब से ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य कब स्टार्ट हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से। क्लियर, बैकग्राउंड क्लियर हुआ। तो अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर है तो आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे। अब कोई बुक उठाकर रटने लगो, नहीं समझ आएगा। क्रोनोलॉजी कैसे समझ आएगी आपको भाई, नहीं समझ आएगी क्रोनोलॉजी। वहाँ ये थोड़ी बताएंगे आपको कि इसने इसको भगाया था या इसने बच्चे को तैयार किया। वहाँ बस आपको लाइन टू लाइन मिलेगा, इतना सब कथा नहीं मिलेगी। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य रूल्ड ओवर द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट सम सदर्न स्टेट एंड श्रीलंका। देखो, अगर भारत के इतिहास में अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा जगह पर रूल किसने किया, मौर्य वंश ने। किसने, मौर्य वंश ने। अगर पूरा इतिहास उठाकर देख लो आप, मौर्य वंश से ज़्यादा जगह पर शासन किसी ने नहीं किया। कुछ पोर्शन अगर जम्मू का छोड़ दें, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला, इस पार्ट में ये नहीं पहुंच पाए थे। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला, हालांकि बंगाल वगैरह ये सब मौर्य के अधीन ही आता था। तो ये दो पार्ट और एक थोड़ा सा साउथ वाला पार्ट एंड श्रीलंका। भाई अगर इन तीन पार्टों को छोड़ दें तो पूरा बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है, पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, इवन जो अफगानिस्तान है उसका भी कुछ पार्ट मिला लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट मिला लिया था, पाकिस्तान तो पूरा था ही अपने अंडर में। ठीक, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब थे उस टाइम। यहाँ पर अगर देखोगे नेपाल, भूटान, तभी तो अखंड भारत बोलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में ये सारी चीज़ें जीत ली थी। तो मैप के थ्रू इसीलिए आपको समझा रहे हैं। मौर्य वंश सबसे ज़्यादा जगह पर शासन किया। तो ये बात ध्यान रखना, ये अशोक के टाइम का है मैप। ठीक है, किसके टाइम का, सम्राट अशोक। ठीक, तो अशोक के टाइम का है ये मैप, ध्यान रखना है। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब यहाँ पर हम राजनीतिक इतिहास देखते हैं। क्या देखते हैं, राजनीतिक इतिहास किसका, मौर्य साम्राज्य का। तो स्टार्टिंग किससे हुई, ये आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो किसी किसी बुक में 324 ईसा पूर्व लिखा आता है, 324 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा, लेकिन किसी किसी बुक में 321 ईसा पूर्व भी लिखा था। इसलिए आप दोनों डेट याद रखना है, 324 एंड 321।
और गद्दी से कब हटा? 297 ईसा पूर्व में। 297 में कौन बैठा? बिंदुसार। उनका बेटा कौन बैठा? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद लिखते रहना, अगर जो भी छोटे छोटे पॉइंट लिखते रहना। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक बैठा। अशोक के बाद और भी शासक आए। ठीक, लास्ट कौन था? बृहदर्थ था। बृहदर्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बृहदर्थ। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बीच में आए जैसे चित्रांगद वगैरह। ठीक, और यहां पर बृहदर्थ, जो चित्रांगद था बीच में, चित्रांगद। अब भाई ये चित्रांगद के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ पड़ा हुआ है राजस्थान में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, जब आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हो तो देखोगे चित्तौड़गढ़ का नाम, वहां पर चित्रांगद का शासन था, वो भी मौर्य वंश से ही था। ठीक है, तभी चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा। बृहदर्थ, लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये ध्यान रखना। तो ये थी राजनीतिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो टाइम पीरियड याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करते हैं। फाउंडर थे, संस्थापक थे किसके? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। डेट हमने बताई दी है 324 या 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। कुछ और नाम भी हैं जैसे सेंड्रोकेटस। क्या है? सेंड्रोकेटस। ये ग्रीक स्कॉलर्स ने बोला है, अपनी जो किताबें हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है? सेंड्रोकोटस का नाम दिया है। विरसला मुद्राक्ष में लिखा हुआ है, जो विरसला नाम है उनका मुद्राक्षस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दो नाम, सेंड्रोकोटस एंड विरसला। ठीक है, तो ये किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको? सेल्यूकस निकेटर। भाई ये सवाल आया हुआ है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर में, चंद्रगुप्त मौर्य से UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर जीके के जो 30 क्वेश्चन होते हैं यहां पर पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य से, इसीलिए डिटेल में आपको करा रहे हैं, यहां से सवाल लगते ही लगते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर को हराया। फिर सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या है? यहां पर अलायंस किया, मीन्स एक तरह से गठबंधन किया, संबंध स्थापित किए। उन्होंने क्या है? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी कर ली। ठीक है, मेड अलायंस विद सेल्यूकस निकेटर फॉर हिज डॉटर। तो उनकी बेटी से क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली, ये बात ध्यान रखना है। फिर उन्होंने एक दूत भेजा, सेंड एन एम्बेसडर टू द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य में अपना दूत भेजा, उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या? मेगास्थनीज। ये वही मेगास्थनीज है जिसने किताब इंडिका लिखी। क्या लिखी? इंडिका। तो ये सारी चीज रिलेट करते रहना। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, सेल्यूकस निकेटर को हराया, संबंध स्थापित हुए सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है, ससुर जी बना दिया उन्हें, बेटी से शादी कर ली। सेल्यूकस निकेटर ने एक दूत भेजा, कहाँ? मौर्यन एम्पायर में, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, क्या? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या है? जैन धर्म अपना लिया। क्या? जैन धर्म अपना लिया। और कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला में। किसके साथ? भद्र बाहु के साथ। भद्र बाहु के साथ कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला में। अगर आपसे पूछें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, तो याद रखना जैन धर्म। जैन धर्म। ठीक है, कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला में। ठीक है, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत चंद्रगुप्त मौर्य में? आपको याद रखनी है एक एक चीजें।
सेंड्रोकोटस नाम किसने दिया? ग्रीक। विरसला कहाँ? मुद्र राक्षस में लिखा हुआ है। सेल्यूकस निकेटर को हराया, बेटी से शादी की, मेगास्थनीज को भेजा सेल्यूकस निकेटर ने, इंडिका बुक लिखी, जैन धर्म अपनाया, श्रवण बेलगोला चले गए भद्रबाहु के साथ, फिर उनके बेटे गद्दी पर बैठे बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार। तो बिंदुसार 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठे। इनके नाम भी याद रखना। अब देखो, पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके धर्म पूछ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम लिख देते हैं शॉर्ट में। उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? जैन। बिंदुसार ने कौन सा? आजीवक। आजीवक, ठीक है, जैन आजीवक। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये ध्यान रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन। बिंदुसार ने आजीवक, अशोक ने बौद्ध धर्म। इंपॉर्टेंट है तीनों। क्लियर? तीनों दादा बेटे पोते ने अलग अलग धर्म अपनाया। इन जो बिंदुसार है, अलग अलग नाम क्या है? अमेत्रोकस, ये ग्रीक राइटर्स ने बोला, एंड अमित्र घाट, अमित्र घाट, अमित्र घाट, ये महाभाष्य में लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना इसके बिंदुसार के नाम। यहां पर देइमाचोस, ये एंटियोकस वन, जो कि सीरिया का क्या था? किंग था, इन्होंने बोला। ठीक है, एंड डियोनाइसियस, ये टॉलमी टू, जो फिडेल्फस इजिप्ट मिस्र का राजा था, उसने बोला। ठीक, तो ये नाम कठिन है थोड़े, लेकिन याद रख लेना है। अमित्रोकैट्स, ग्रीक राइटर्स ने। अमित्र घाट महाभाष्य में, तो अमित्र घाट तो पूछ ही सकते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी विदेशी लोगों ने क्या क्या बोला ये भी ध्यान रखना। डाइमेकोस, एंटियोकस वन ने, एंड डायोनाइसियस, ये टॉलमी टू ने, जो फिडेल्फस यानी मिस्र का राजा था। तो ये नाम याद रखना है बिंदुसार के। फिर आता है अशोक। अशोक 268 ईसा पूर्व में, कब? 268 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा अशोक। कब? 268 ईसा पूर्व में। और 232 ईसा पूर्व में गद्दी से हटा। ठीक है, तो ये याद रखना है। 28 और 8 36 साल, टोटल 36 साल गद्दी पर बैठा अशोक। तो पहले देखो 4 साल तो अशोक को इन्हीं में लग गए, अपने भाइयों को हराने में। अशोक का 4 साल युद्ध अपने भाइयों से चलता रहा। उसने अपने सारे भाइयों को हरा कर क्या है? सत्ता स्थापित की, गद्दी पर बैठा। शुरू में अशोक का नाम क्या था? चंड अशोक था। चंड अशोक, यानी वो किसी को मारने में हेजिटेट नहीं करता था। किसी का गला उड़ाना हो, मारना हो, कुछ भी करना हो, कत्लेआम, तो चंड अशोक नाम था पहले। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, इतना खून बहा वहां पर कलिंग का युद्ध में कि अशोक को खुद ऐसा लगा कि आखिर किस लिए ये सब। तो वहां से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन। अब अशोक का क्या हो गया? अशोक ने फिर क्या है, हिंसा ये सब बंद कर दी। ये सब उनके पिलर में भी आज भी देखने को मिल जाएगा। अशोक, चंड अशोक से अब कौन सा अशोक? धम्म अशोक। ये सवाल पूछा जा सकता है कि धम्म अशोक, अशोक को कलिंग युद्ध से पहले बोला जाता था या बाद में? तो पहले चंड अशोक, कलिंग युद्ध होता है, खून खराबा देखता है अशोक, नाम हो जाता है, फिर पड़ जाता है धम्म अशोक। कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तीनों का धर्म याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन, बिंदुसार आजीवक, अशोक बौद्ध धर्म। ड्यूरिंग द बिंदुसार रीन ही वॉज द वाइसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। जब बिंदुसार शासक था तो अशोक तक्षशिला, तक्षशिला एंड उज्जैन का क्या था? वायसराय था। मीन्स जैसे
आज के टाइम में क्या है, जैसे सीएम बना देते हैं भाई, पीएम पद अलग है, पूरे देश का है पीएम पद, ठीक है। तो बिंदुसार उस टाइम शासक था, केंद्र में सत्ता थी, तो अलग अलग जगह के सीएम थे, तो दो जगह मिली हुई थी, तक्षशिला और उज्जैन। किसको? अशोक को। अशोक के नाम आए हुए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में सीधा सीधा पूछा गया है कि अशोक के नाम कहाँ पर क्या क्या है, तो ये याद रखना। पियादस्सी नाम है अशोक का। क्या? पियादस्सी। दीपवंसा और महावंसा जो श्रीलंका की किताबें थी, हमने पढ़ी थी, ये कहाँ पढ़ी थी याद है या भूल गए? तो ये किताबें हमने पढ़ी थी, दीपवंसा, जब बौद्ध धर्म पढ़ा था तो वहाँ बताई थी दीपवंसा एंड महावंसा एंड कुलवंसा, कुलवंसा, ये तीनों किताब बताई थी, श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। देवमपिया भी इसी में लिखा गया है, दीपवंसा महावंसा में ही। मगध का राजा या मगध का शासक, किंग ऑफ मगध, ये भाबरू एडिक्ट में लिखा गया है, भाबरू, ठीक है, भाबरू में लिखा गया। ये आया था पियादस्सी राजा, ये पूछा जाता है पियादस्सी राजा, ये 12 बार हिल्स केव इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, 12 बार जो गुफा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो इसमें लिखा गया पियादस्सी राजा। एंड बुधा साक्य एंड अशोक, ये मस्की एडिक्ट में, अशोक का नाम अशोक मस्की एडिक्ट में है। एंड धर्म अशोक, धर्म अशोक सारनाथ में, धर्म अशोक ये सारनाथ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पियादस्सी कहाँ है, देवमपिया कहाँ है, मगध का शासक कहाँ लिखा गया है, पियादस्सी राजा, बुद्ध शाक्य एंड अशोक एंड धर्म अशोक, याद रख लेना है सारे। हिज एलिसेंट्रिक कंटेम्पररी वर्क, देखो इसके टाइम पर समकालीन कौन कौन थे, समकालीन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये समकालीन थे, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि समकालीन थे? तो कुछ भाई साक्ष्य मिलते होंगे तभी तो ये सब साक्ष्य अशोक ने अपने जो एडिक्ट्स हैं, जो स्तूप हैं, पिलर हैं, उन सब में लिखा हुआ है, मेंशन है। आज भी अगर आप घूमने जाओगे, जैसे सांची का स्तूप है, वहाँ चीज़ें लिखी हैं, या फिर देखो इनके पिलर इधर भी दो पिलर इधर भी मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तक्षशिला में भी आज भी। तो एंटियोकस II सीरिया का, टोलमी II मिस्र का, एंटियोगोनस मैसिडोनिया का, मगाज ऑफ लीबिया का एंड अलेक्जेंडर एपिरस का। तो ये कंटेम्पररी थे किसके? अशोक के अशोक के समकालीन थे, ठीक है। ये सब साक्ष्य अशोक के एडिक्ट्स में मिलते हैं। अब अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, ये नाम पूछ लिया जाता है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ही सेंड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू साइलोन, जो कि वर्तमान में श्रीलंका है। तो बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। थर्ड, बुद्धिस्ट काउंसिल स्थापित कराई, भाई ऑर्गेनाइज कराई। तीसरी बौद्ध संगति किसके टाइम में हुई? अशोक के टाइम में। कौन सी जगह? पाटलिपुत्र, भूले तो नहीं हो पिछली क्लास है, बौद्ध धर्म वाली, अशोक पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। देखो पुरानी क्लास भूलनी नहीं है, रिवाइज करते रहना है। अशोक, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र और यहाँ अभिधम्म पिटक आया, अभिधम्म पिटक। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो ये 4 पॉइंट तो जरूर ही याद रखने, ठीक है। तो उन्होंने जो एनिमल की बलि दी जाती थी, इस पर रोक लगा दी। जब चंड अशोक से धर्म अशोक बना तो बलि रोक दी। लुम्बिनी विजिट किए, कहाँ? लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी गए। फर्स्ट रूलर टू मेंटेन, इतिहास का पहला शासक जो लोगों के साथ डायरेक्ट
कॉन्टैक्ट करता था विद हिज पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। अब लोगों के पास जा जाकर अब वहीं भाई इंस्क्रिप्शन जगह जगह लगे हुए, अशोक के इतने इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अब तो हालांकि है नहीं, जो शासक बाद में आए उन्होंने तोड़े, भाई कोई किसी को क्यों रहने देता है, तोड़े, लेकिन आज भी साक्ष्य है, ऐसा नहीं है सारे ही तोड़ पाए, तो आज भी साक्ष्य है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था अशोक ने, ये इनके इंस्क्रिप्शन में सीधा सीधा लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये था अशोक के बारे में। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य क्लियर, बिंदुसार, अशोक एंड लास्ट रूलर बृहदर्थ आया 185 BC में। इनको इनके ही सेनापति, ठीक है, इनके ही जो सेना में था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग इनकी सेना में था, उसने बृहदर्थ को मारकर किसकी नींव रखी? शुंग वंश की। ये पढ़ेंगे हम किसमें? अगली क्लास में। अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत ही हुई है। कभी ये सोचो, ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, सवाल तो असली एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्ट एंड कल्चर से, यहाँ से बनते हैं। अब ये थोड़ी पूछेंगे कि बिंदुसार के पिता क्या नाम था, तो जमाने लद गए, ये आज से 10-12 साल पहले पूछते थे। अब कंपटीशन वो वाला नहीं है कि लास्ट रूलर कौन था या अशोक के पिता का नाम, अशोक की माता का नाम क्या था, तो लिख लो यहाँ पर ही, ऐसे फैक्चुअल आ जाते हैं। सुभद्रांगी, ये आया हुआ सवाल है, अब दिमाग में क्लिक कर गया तो इसलिए बता दिया। क्या नाम था अशोक की माता का? सुभद्रांगी, याद रख लेना है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाते हैं इनको मेंशन करते रहिए अपने नोट्स में, ठीक, क्योंकि रैंडम कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अब भाई सारी चीज़ नोट्स में तो नहीं लिखी जा सकती, तो जो रैंडम आती रहती है उनको आप लिखते रहा करो कि अशोक की माता कौन थी, ठीक, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो लास्ट रूलर, लास्ट अंतिम शासक बृहदर्थ, बृहदर्थ को मारा किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, स्थापना की शुंग वंश की, ठीक। अब देखते हैं कि भाई हम मौर्य हिस्ट्री पढ़े, मौर्यंस का इतिहास पढ़े, इसका स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, ठीक। स्रोत एक एक कर देखते हैं, पहले लिटरेरी देखते हैं, फिर आर्कियोलॉजिकल देखते हैं। लिटरेरी में वही किताबें, कौटिल्य की अर्थशास्त्र साक्ष्य मिलते हैं, कौटिल्य किताब अर्थशास्त्र। मुद्राक्षस किसने लिखी? मुद्राक्ष विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त। ये सवाल आया हुआ है मुद्राक्ष वाला, ठीक है। मुद्राक्षस विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र कौटिल्य। इंडिका मेगास्थनीज की, इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज। और दीपवंसा, महावंसा, कुलवंसा, ये श्रीलंका की किताब है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, मौर्यंस के बारे में जानकारी मिलती है। इन किताबों के नाम याद रखना है, अर्थशास्त्र, मुद्राक्षस, इंडिका एंड दीपवंसा, महावंसा, ठीक है, याद। अब आर्कियोलॉजिकल में वही अशोक के जितने भी पैलेस हैं, स्तूप हैं, केव आर्किटेक्चर हैं, पिलर्स हैं, तो यहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जैसे आप आज भी घूमने जाओ आर्कियोलॉजिकल जगह पर, आपको साक्ष्य मिल जाएंगे कि इसका चित्र ऐसे क्यों बनाया हुआ है, उल्टा क्यों किया हुआ है, ये सारे आपको पता लग जाएगा। तो ये स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ से बुद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। एक मिनट, अब देखते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि देखो उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्यन के टाइम कैसा था? वास्ट एंड सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक रूल था। जैसे आज IAS हैं ब्यूरोक्रेट, ठीक है। तो उस टाइम कौन कौन ऑफिसर होते थे? उस टाइम ऑफिसर कौन कौन होते थे, क्या पद रहता था, क्या नाम रहता था? तो ये तो सेंट्रल लेवल से ही ऑफिसर आते थे। ऑफिसर इन द सेंस अलग अलग पद मिले हुए थे,
बड़े लेवल पर था, हालांकि डिसेंट्रलाइज भी था, ऐसा नहीं सेंट्रल लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर भी अधिकारी लोग थे, ठीक, वेलफेयर कैरेक्टर था। मौर्यन किंग क्लेम्ड पैटर्नल डेस्पोटिज्म रेदर देन डिवाइन रूल। अब देखो यहां पर डिवाइन रूल को इन्होंने खत्म किया था, देवत्व बोलकर जैसे राज करते थे, या जो क्या बोलते हैं उसको, वंश चलता था, तो इस डिवाइन रूल को खत्म कर कर इन्होंने क्या किया, पैटर्नल डेस्पोटिज्म की नींव रखी, यानी पिता, पिता के बाद बेटा, फिर बेटा, तो ये पैटर्नल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता था। कौटिल्य नोटेड डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछते हैं। कौटिल्य ने किसका, सप्तांग राज्य की बात बोली अपनी किताब किसमें, अर्थशास्त्र में। पहला इन्होंने स्वामी बोला, स्वामिन। अब देखो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, हिंदी में अलग है। जैसे ये स्वामिन है तो स्वामी, स्वामी किसको बोला, राजा को, राजा का पद सबसे बड़ा, राजा का पद सबसे बड़ा। फिर अमात्य, उसके बाद अमात्य, ये ऑफिसर होते थे, हाई ऑफिसर होते थे, काउंसलर, एग्जीक्यूटिव हेड। फिर जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, जो कि फोर्टिफाइड कैपिटल। दुर्ग क्यों बनाए जाते थे, दुश्मनों से रक्षा के लिए, तो यहाँ दुर्ग देखने को मिलते हैं। कोष, जो खजाने थे, तो इन्होंने सप्तंग राज्य की बात में राजा बोला, राजा ठीक ठाक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ऑफिसर अच्छे होने चाहिए। जनपद टेरिटरी को बोला, दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल, कोष ट्रेजरी, दंड यानी बल, ये जस्टिस और फोर्स को बोला है, एंड मित्र एलाई, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एलाई होने चाहिए, मित्र होने चाहिए। ये यहाँ पर सप्तांग राज्य की बात किसने बोली है, कौटिल्य ने। आपसे सवाल स्टेटमेंट में आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है, एक एक चीज के लिए तैयार रहना है। कौटिल्य ने किसकी बात बोली, सप्तांग राज्य की। सप्तांग राज्य में स्वामी यानी किंग, अमात्य ऑफिसर, जनपद टेरिटरी, दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल, कोष खजाने को, दंड बल ये जस्टिस फोर्स न्याय कैसा होता है, मित्र और मित्र यानी एलाय को बोला है, ठीक है, ध्यान रखना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। सबसे ऊपर राजा बैठता था, देखो बस ये याद रख लिया ना, काम हो जाएगा। राजा सबसे ऊपर, राज्य में राजा सबसे ऊपर, राज्य का मतलब शासक सबसे ऊपर बैठा है। फिर तीर्थ, फिर अध्यक्ष, फिर महामता, फिर अमात्य, ठीक है, सबसे नीचे अमात्य है यहाँ। तो देख लेते हैं इनका काम क्या क्या था। राजा का सबसे ऊपर पद पर सारे डिसीजन कौन लेता था, राजा, चाहे वो रेवेन्यू का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, युद्ध का हो, ये डिसीजन कौन लेता था, राजा, ठीक है। ऑल्सो मेंशन ऑफ फीमेल बॉडीगार्ड। अब देखो राजा की फीमेल बॉडीगार्ड भी थी उस टाइम, जो कि आर्चरी में स्किल्ड थी, धनुष विद्या में, ठीक है। राजा पर आंच आई उससे पहले फीमेल बॉडीगार्ड ने मार दिया उसको तीर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर तीर्थ आता है, हाईएस्ट कैटेगरी के ऑफिशियल होते थे, हाईएस्ट कैटेगरी के, जैसे आज के टाइम सचिव होते हैं ना, सचिव सीएम के साथ या पीएम के साथ होते हैं, तो हाईएस्ट ऑफिसर और इनर कैबिनेट का हिस्सा होते थे तीर्थ। फिर अध्यक्ष, ये प्रोविंस के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते थे। तीर्थ के बाद इनका ही नंबर आता था भाई, जैसे सचिव हाई लेवल पोस्ट। इसके बाद फिर जो आईएएस वगैरह हैं, डीएम वगैरह हैं, ये आते थे। इकोनॉमिक और मिलिट्री फंक्शन यही देखते थे। फिर महामताज आते थे, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर के अंडर में जो मिनिस्टर होता है वो डिप्टी मिनिस्टर होता है। जैसे सीएम है, हाई पद है, फिर डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम के बाद ही तो देखेगा, ऐसा थोड़ी है सीएम को हटाकर डिप्टी बैठ जाएगा, नहीं, तो ये इसके अंडर में काम करते थे। फिर अमात्य,
जो आज के टाइम के सेक्रेटरी वगैरह हैं ये होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल कैपेसिटी इनको देखते थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्रम याद रखना है, किंग, तीर्थ, अध्यक्ष, महामता, अमात्य, ठीक, बस ये याद रखना है क्रम। इसके अलावा फिर तो आप बता ही दोगे बड़ा लेवल पर कौन है, छोटे पर, इसीलिए हमने ट्रायंगल से समझाया, ऊपर से नीचे की हियरार्की, ठीक है। इंपॉर्टेंट महामताज कौन कौन थे भाई, अभी हमने हाईएस्ट ऑफिसर बताए थे कि किंग के बाद तीर्थ, अध्यक्ष, महामता, डिप्टी मिनिस्टर थे। तो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट महामताज कौन कौन थे। वहारी का, देखो नाम से ही देखना, वहारी का, ठीक है, धम्मा, धम्मा एंड इतिजा का। अब देखो वहारी का महामता तो जुडिशियल ऑफिसर होते थे, ठीक, ये न्याय से संबंधित थे। धम्म का ये सीधी सी बात है धम्म से संबंधित थे। एंड इतिजका ये किससे थे, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वुमेन, ठीक है, ये ऑफिसर इंचार्ज होती थी किसकी, वुमेन की। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, 1 2 3, ठीक है। सम अदर ऑफिसर देख लेते हैं। संस्था, संस्था किसको बोलते थे, जो स्टेशनरी जासूस होते थे, स्टेशनरी स्पाइस। अब भाई एक जासूस ऐसा है, आप बात कर रहे हो 5-6 दोस्त, आपके बीच में ही रहकर सारी चीजें पता लग रही हैं उसको और बता रहा है, जैसे धुरंधर मूवी देखी होगी आपने, तो वो स्टेशनरी जासूस, ठीक है। कैसा था, संस्था बोलते थे, स्टेशनरी जासूस राजा को पहुंचा देता था खबर कि आपके खिलाफ ये चीजें बोली जा रही हैं, ठीक, तो पता लग जाता था राजा को कि ये तो बड़े हरामी लोग हैं, तो फिर उनको मारो, ठीक है। तो स्टेशनरी जासूस हो गए संस्था। संचार, अब एक होते हैं ना कि सर पर पोटली रखकर बस घूमते रहते हैं, तो इनको संचार, ये वॉन्डरिंग स्पाइस थे, घूमते हुए जासूस। 2 तरह के जासूस थे, एक लोगों के बीच में रहकर, उनको स्टेशनरी जासूस पद दिया गया था संस्था, और संचार थे जो घूमते रहते थे, नाम से ही पता लग रहा है संचार, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये वॉन्डर करते रहते थे। ओवरसियर्स, अब ये क्या करते थे, हु केप्ट वॉच ऑन इवेंट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द कंट्री एंड रिपोर्टेड टू किंग। ओवरसियर्स क्या कौन होते थे भाई, जो जगह जगह घूमकर देखते थे क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है देश में, और राजा को खबर देते थे। देखो ये थे जासूस, जासूस का काम है कोई राजा के खिलाफ गलत बोल रहा है या कुछ गलत करने की योजना बना रहा है तो राजा को खबर दो। ओवरसियर्स की क्या क्या इवेंट चल रहे हैं देश में वो राजा को बता देता था। पतिवेदकास, ये उस टाइम के रिपोर्टर थे, आजकल जैसे नहीं कि बैठे मैं कब किया और खबर दे दी। स्पेशल रिपोर्टर्स थे किसके, राजा के, किसके, राजा के स्पेशल रिपोर्टर्स थे, खबर देते थे। सारी चीजें ध्यान रखना है। पुलासनी कौन थे, इंफॉर्मेशन रखते थे पब्लिक ओपिनियन की, कैप्ट इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि राजा को भाई ये नहीं ये करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो पुलासनी क्या है, उनकी बात सुनता था, राजा को फिर खबर देता था पब्लिक ओपिनियन की कि यहाँ पर आपके बारे में मतलब कुछ सलाह दे रहे हैं तो इस चीज को मानो, तो वो पुलासनी होते थे। गुदा पुरुष सीक्रेट एजेंट्स थे ये भी, कारा ये भी सीक्रेट एजेंट थे, एंड विष कन्या, ये वो विष कन्या नाम से देखो कैसा रखा है, विष कन्या जैसे जहरीली कन्या हो, हालांकि वो जहरीली नहीं थी, तो विष कन्या ये वुमेन स्पाइस थी, जासूस। अब भाई स्त्री जासूस, वैसे स्त्री के पेट में बात रुकती नहीं है लेकिन यहाँ रोक लेती थी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वुमेन स्पाई। तो नाम विष कन्या, ऐसा सवाल आए तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ पद थे, इन पदों को ध्यान रखना, यहाँ से सवाल हर बार बने हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। आप देखो बाकी लोगों से पेपर अगर टफ आया ना, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आए तो आप बाकी लोगों से एडवांस में रहोगे
क्योंकि भाई वो तो बस यही पढ़ कर जाएंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, ये भी बस पढ़ लिए कहीं से। इतना डीप आपको नहीं पढ़ाएगा कोई कि पद एक एक क्या पद थे, कैसे थे, कोई नहीं बताएगा। अगर पेपर टफ आया तो आप लोगों का ही फायदा होगा, इजी आया तो भाई इजी तो देखो सभी कर लेंगे। तो अच्छे लेवल का आया, आपके नोट से लगेगा, यहाँ से जितने भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं आप मिला लेना, लास्ट में आपको फायदा ही होगा जितने एडवांस लेवल का पेपर आएगा। ठीक है, तो घबराना मत, बस पढ़ते रहना। प्रोविंस लेवल पर यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस और लोकल लेवल पर कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंस पर देखो हेड वायसराय होते थे, 4 प्रोविंस बांट दिए थे, राजधानी उनकी बना दी थी 4 प्रोविंस। जैसे भाई पूरा देश है, पूरा भारत उस टाइम भारत के, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बहुत एरिया मिला लिया था, तो ये है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट में? 4। एक उत्तर पथ, एक दक्षिण पथ, एक पूर्व पथ मतलब ईस्टर्न इंडिया, और एक अवंती रथ एंड एक कलिंग को अलग ही रखा था। कलिंग तो बाद में मिला लिया था अशोक के टाइम में, तो ये बात ध्यान रखना है। अब इनकी राजधानी पूछते हैं। उत्तर पथ की राजधानी तक्षशिला, भाई हमने तक्षशिला यहीं तो बताया। तक्षशिला अब दक्षिण पथ की तो हो नहीं सकती, जब पाकिस्तान में है तो ऊपर की तरफ है तो तक्षशिला ही होगी। दक्षिण पथ की सुवर्णगिरी होगी, सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। भाई सीधी सी बात है, अब उत्तर की सुवर्णगिरी तो नहीं होगी। तो ये कुछ लॉजिक से, अगर जगहों का आपको पता है ना, मैप अगर आपको आता है तो आप हिस्ट्री के फिर पॉलिटी कुछ भी गलत नहीं करोगे। तक्षशिला उत्तर पथ की, सुवर्णगिरी दक्षिण पथ की, पूर्व की तोसली, पूर्व की तोसली ये पूर्व वाला भाग है। एंड यहाँ पर जो कलिंग है उड़ीसा में, कलिंग उड़ीसा वाले में है, इसकी राजधानी क्या थी? तोसली ही थी। इसकी भी क्या थी? तोसली को राजधानी बनाया। पूर्व की और कलिंग की, जो पूर्व की थी वही कलिंग की बना दी। एंड अवंती रथ की उज्जैन। देखो उज्जैन हमेशा से फेमस रहा है, तो उज्जैन किसकी राजधानी थी? अवंती रथ की। तो उज्जैन याद रखना है, ठीक है, ये एमपी में है। तो ये राजधानियां याद रखना है। 4 स्टेट में डिवाइड किया था प्रोविंस लेवल पर। जैसे वर्तमान में भारत देश है, 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस टाइम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर डिवीजन में भाई जैसे राज्य के अंदर फिर डिवीजन कर देते हैं, मंडल बना देते हैं, मंडल बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, ठीक है। तो ये प्रादेशिक आज द्वारा क्या है, हेड किया जाता था। जैसे यहाँ पर डिवीजन मंडल में अधिकारी लोग बैठते हैं, तो इस तरह से प्रादेशिक आज रहते थे उस टाइम। फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला बनाया, जिला जैसे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उस टाइम राजूकाज होते थे। कौन? राजूकाज, राजूकाज, ठीक, राजूकाज याद रखना है। तो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता था? राजूकाज। डिवीजन का प्रादेशिका, 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 ठीक है, प्रदेश के अंदर ही है प्रादेशिका। शब्दों पर ही जाओगे ना, मिल जाएगी आपको। प्रोविंस प्रांत को बोलते हैं, प्रांत, ठीक, प्रांत, प्रादेशिका, यहाँ डिवीजन। एंड फिर इसके बाद जिला, डिस्ट्रिक्ट, राजूका। और राजूका को असिस्ट कौन करता था, मतलब असिस्टेंट कौन होता था? युक्ता, ठीक है, युक्त, इंग्लिश में युक्ता, ठीक है। तो क्लर्क होते थे एक तरह के, ये राजूकाज के अंडर में रहते थे। फिर 5-10 गांव का एक ग्रुप बना देते थे, 5-10 गांव, छोटे छोटे बड़े बड़े मिला दिए। फिर इसको एक एरिया बोल दिया। इसका नाम, इसको कोई नाम तो दिया नहीं, लेकिन जो इसका हेड होता था स्थानिक, उसको स्थानिक नाम दिया। ये ही टैक्स वसूलता था। कौन? स्थानिक। 5-10 गांव से टैक्स कौन वसूलता था? स्थानिक ही टैक्स वसूलता था। और इसको असिस्ट करते थे कौन? गोपा, यानी गोप। एंड विलेज, जो गांव था, सिंगल गांव,
इसको ऐड करता था ग्रामिका। कौन? ग्रामिका। जैसे आज सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, तो उस टाइम ग्रामिका। क्लियर? तो ये था प्रोविंस लेवल पर। प्रांत समझ आया? हेड वायसराय होता था प्रांत में। डिवीजन पर प्रादेशिक का, डिस्ट्रिक्ट पर राज्य का, 5 से 10 गांवों का स्थानिक एंड विलेज का ग्रामिका। क्लियर? तो ये भैया याद रखना है, अगर डीप पूछ लिया तो आप गलती नहीं करोगे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सिटी काउंसिल किसके द्वारा? अस्टियानोमी के द्वारा क्या है? हेड कौन होता था? अस्टियानोमी। हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नगरिका होता था। देखो, रन बाय सिटी काउंसिल, उसको अस्टियानोमी बोलते थे, जो सिटी काउंसिल होती थी। ठीक है, सिटी काउंसिल को अस्टियानोमी बोलते थे, और जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था वो नगरिका होता था। ठीक है, या नागरिक बोल सकते हैं इंग्लिश में, नागरिका। तो ये क्या है? नागरिक होता था। एंड सिटी काउंसिल में 6 कमेटी होती थी और एक कमेटी में 5 मेंबर होते थे। ये यूपीएससी लेवल का है, तो थोड़ा याद रख लेना भाई। आपका भी देखो पीएससी है, कम नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है कि 6 कमेटी होती थी, एक कमेटी में 5 लोग, तो टोटल 30 मेंबर। 6 कमेटी के नाम याद रख लेना है। इंडस्ट्री से संबंधित कमेटी थी। फॉरेनर, विदेशी मंत्रालयों से किसका जन्म हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। व्यापार, ट्रेड के लिए। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए, और टैक्स कलेक्शन के लिए। ये टोटल 6 कमेटी बनाई गई थी, और हर एक कमेटी में 5 मेंबर रहते थे। कितने? 5 मेंबर्स रहते थे। क्लियर? आर्मी कैसी थी उस टाइम? भाई बड़ी आर्मी थी मौर्यंस की, तभी तो वो जीत पाए इतना सब। अब छोटी सी छुटकी सी आर्मी होती तो भाई उसको तो कोई भी मार देता। बड़े लेवल की ह्यूज आर्मी थी। ठीक है, हाई ऑफिशियल रहते थे। हायर ऑफिशियल कॉल्ड एंटा महमताज वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फ्रंटियर फोर्स। तो हेड हायर ऑफिशियल को एंटा महमताज बोलते थे, यही संभालते थे। सेनापति और नायक, ये भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर होते थे। वॉर ऑफिसर कंप्राइजिंग 30 मेंबर्स। जो वॉर ऑफिस था उसमें 30 मेंबर होते थे। 6 बोर्ड और 6 ऑफ 5 मेंबर ईच। जैसे 6 कमेटी थी 5 मेंबर, ऐसी 6 बोर्ड 5 मेंबर। अब 6 बोर्ड कौन कौन से? देखो, एक नेवी संभालेगा, उसको एडमायरल्टी बोला जाता था, जो किसको? नेवी को संभालता था। एक इन्फेंट्री, जो पैदल सेना थी, उसको पदाध्यक्ष बोला जाता था। क्या? पदाध्यक्ष। एक घोड़े वाले को कैवेलरी, ये अश्वाध्यक्ष, पद अध्यक्ष। ठीक है, पैदल सेना वाला। ये नौसेना है, नेवी। हिंदी में लिखे रहते हैं, घबरा जाते हो आप। वैसे नोट्स मिलेंगे हिंदी के, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें थोड़ा टाइप करने में टाइम लग जाता है। अश्व अध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष, ये घोड़े वाले होते थे। फिर चैरियोट, ये रथ वाले होते थे, रथ के अध्यक्ष। भाई सारे अध्यक्ष अलग अलग होते थे। पद अध्यक्ष अलग, नौसेना का अध्यक्ष अलग, अश्व अध्यक्ष, रथ अध्यक्ष, हाथियों का हस्त, यहाँ पर हत अध्यक्ष। एंड ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट, जो शस्त्र होते हैं इनको, इनका भी ध्यान रखने वाले होते थे। ठीक है, ये 6 क्या है, यहाँ पर सेना में 6 बोर्ड बनाए गए थे। हर एक बोर्ड में 5 मेंबर रहते थे। कुछ और ऑफिसर हैं, ये जैसे मोला, मोला हेरिडेटरी वॉरियर बोलते थे, वंशानुगत वॉरियर। जैसे मान लो कि किसी के पिता आर्मी में थे, फिर उनका बेटा भी आर्मी में, तो उनको मोला बोलते थे। एंड भर्तिकाज, ये मर्सेनरीज हैं। ठीक है, ये कुछ ऑफिशियल और याद रख लेना है। टैक्स कैसा था उस टाइम? मुगल नहीं, सॉरी, मौर्यन। मुगल तो हम उसमें पढ़ेंगे किस में, मध्यकालीन में। तो मौर्य के समय कर व्यवस्था कैसी थी, टैक्स कैसा था? तो ये कैश में लेते थे। ठीक है, बोथ कैश एंड काइंड। यहाँ पर जो टैक्स था
ये किस में लिया जाता था? कैश में। इन केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट, अगर जमीनी विवाद है, ठीक है, वेयर नाइदर साइड कुड प्रूव इट्स क्लेम, तो वही है कि जैसे आज भी यही है, जमीन है, दो लोगों के बीच में मतभेद है, कोई प्रूफ नहीं कर पाया तो जमीन सरकार की हो जाएगी। ऐसे ही उस टाइम राजा की हो जाती थी। दो लोगों में विवाद है, एक ये है और एक ये है, भाई इनकी तनातनी हो गई, लड़ाई बज गई, कोई सा प्रूफ नहीं कर पाया, जमीन गई किसके पास? राजा के पास। ठीक है, तो ये होता था। अब कुछ टैक्स है, जैसे बलि है। बलि ये वॉलेंट्री ऑफरिंग होता था। बलि टैक्स बताया था ना हमने, वैदिक काल में ही बताया था बलि। फिर भाग है, एक टैक्स भाग था, बस नाम इन टैक्सों के याद रखना। बलि वॉलेंट्री टैक्स था, आप मर्जी से दे दिया तो दे दिया, ठीक है। भाग था कि 1/6 to 1/4, या तो एक छठा भाग दे दो या एक चौथा भाग दे दो, किस पर? जो कृषि आपने की है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुई है उसका। वास्तु, ये ग्रामीण टैक्स होता था। वास्तु अगर दिखाई नहीं दे रहा है ना तो आप बस ये लिखते रहो और हम बोलते जा रहे हैं। बलि जो था वॉलेंट्री टैक्स था, अपनी मर्जी से। भाग या तो 1/6 दे दो या 1/4 दे दो, जो आपने खेती की है उसका। वास्तु ये ग्रामीण टैक्स था। दुर्ग ये अर्बन टैक्स था, ठीक है। कर बगीचे पर टैक्स लेते थे। विविध, बहुत टैक्स थे भाई, विविध, ठीक है, विविध, कितने टैक्स, ठीक है। ये पैस्चर लैंड के लिए था। अब भाई उपजाऊ जमीन है तो उनकी गलती थोड़ी है, उस पर विविध टैक्स। तो मतलब ये जो आज भी टैक्स चले आ रहे हैं, इनसे ही प्रभावित होकर ही चल रहे हैं सारे टैक्स, ठीक है। समर्थ टैक्स, ये पद है कुछ। समर्थ कौन था? चीफ टैक्स कलेक्टर था, ठीक है। फिर यहाँ पर समनिधत्री, ये टैक्स ट्रेजर था। ये क्या है? टैक्स वसूलते थे। स्थानिक बताया था ना, ग्रामीण इलाकों में क्या है? टैक्स वसूलता था। कौन? स्थानिक, ये नाम याद रखना, स्थानिक, ठीक है जी। टैक्स की छूट किस किस को थी? ब्राह्मण्स को, ठीक है। जो ब्राह्मण लोग थे इनको टैक्स की छूट थी, टैक्स नहीं दे सकते थे। वुमेन और चिल्ड्रन को, औरत और बच्चों को। जिसके पास अशस्त्र कार है, जिसके पास शस्त्र नहीं है, वो टैक्स नहीं देता था। ब्लाइंड, डीफ एंड फिजिकली डिसेबल्ड, मान लो कोई ब्लाइंड है, डीफ है, ये टैक्स नहीं देते थे। एंड राजा के आदमी को, ठीक है, राजा के आदमी टैक्स नहीं देते थे, इन लोगों को छूट थी। तो ब्राह्मण्स को पहले से ही छूट थी, ठीक है। छत्रिकाज लैंड ओनर को बोलते थे। एंड उपसव, ये टीनेंट को, किसान को बोला जाता था। पिंडकार टैक्स, ये क्या है? जो असिस्टेड ऑन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस, जैसे गांव का ग्रुप है तो वो क्या है? पिंडकारा टैक्स देते थे। एंड टैक्स, लैंड टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय अ क्लास ऑफ ऑफिशियल कोल्ड, उनको अग्रानोमी बोलते थे। ये मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका बुक में लिखा। ये सवाल आया है इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर गोला बना दिया। हिरण्य टैक्स पूछा गया है भाई, बार बार पूछा है। हिरण्य टैक्स कौन सा टैक्स है? वो टैक्स जो सिर्फ कैश में, जिसकी डील कैश में हो उसे हिरण्य टैक्स बोलते हैं, ठीक है। पेड ओनली इन कैश, उसको हिरण्य टैक्स बोला जाता है। क्लियर? तो जैसे जीएसटी आज के टाइम आप कोई चीज लो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी लगता है, ऐसे ही टैक्स थे उस टाइम। तो ये टैक्स याद रखना, किन को छूट थी, कौन कौन से टैक्स थे, ये सारी व्यवस्था ध्यान रखनी है। दंड कैसा था उस टाइम? भाई कोई अगर कुछ गलत काम कर दे तो राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी था। जज को धर्म क्या बोलते थे? धर्मस्थज। महामताज ऑल्सो गिवन जुडिशियल फंक्शन, महामता भी छोटे मोटे फैसले सुना सकते थे। जैसे आज के टाइम एसडीएम है, सिविल मैटर में
सुना देते हैं कि ठीक है कर लो भाई सेटलमेंट। ठीक है, प्रादेशिक, यहाँ पर प्रादेश रीतिस, ये ऑफिशियल क्या थे, ये जो क्रिमिनल्स है उनको दबाने के लिए जो ऑफिसर बनाए गए थे तो उनका नाम क्या था, प्रादेश त्रीज, ये ध्यान रखना है। यहां पर बंद नगर, ये प्रॉपर जेल थी, बंद नगर नाम से पता लग रहा है, बंद नगर, बंद नगर। ठीक है, जेल को बोलते थे, और पुलिस लॉकअप को चरक बोलते थे, चरक, इंग्लिश में चरका याद रखना है। ठीक, पनिशमेंट क्राइम के बेस पर ही डिपेंड होता था, भाई किसी ने जघन्य अपराध किया तो जघन्य ही सजा मिलेगी। ठीक है, तो पनिशमेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ क्राइम। 4 सोर्स थे, 4 सोर्सेज ऑफ लॉ आर मेंशन्ड बाय कौटिल्य। क्या थे, धर्म, व्यवहार, चरितम एंड राजशासन। ठीक, ये 4 सोर्सेस थे लॉ के, 4 स्रोत थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहला धर्म, फिर व्यवहार, मतलब धर्म के बेस पर, व्यवहार के बेस पर, कस्टम एंड प्रीसिडेंट्स के बेस पर, एंड राज शासन के बेस पर। ठीक, ये 4 सोर्सेज याद रखना लॉ के। मौर्यन सोसाइटी कैसी थी, वर्ण सिस्टम अभी भी चला आ रहा था, ब्राह्मण और क्षत्रिय का डोमिनेंस यहाँ भी देखने को मिलता है। इम्प्रूवमेंट हुआ था सोशल स्टेटस वैश्य और शूद्रा का। स्लेवरी फिर भी थी, जो गुलाम प्रथा थी, गुलामी तब अभी भी चली आ रही थी। ठीक है, तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कॉइनेज, सिक्का प्रणाली कैसी थी, पंचमार्क कॉइन चलने लगे, सिल्वर, चांदी एंड तांबे के सिक्के देखने को मिले, चांदी एंड तांबे के, सोने के सिक्के अभी तक नहीं चले थे, याद रखना। पन्ना, ये इंपॉर्टेंट है, देखो चांदी के सिक्कों को पन्ना बोला जाता था, एंड मसीका ये तांबे के सिक्कों को बोला जाता था। सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है इसलिए यहाँ जोर दे रहे हैं, पन्ना सिल्वर कॉइन, अब मसीका कॉपर कॉइन को। कॉइन पर क्या क्या चीजें गुदी हुई थी, स्तूप, हाथी, सूर्य, ये आदि चीजें गुदी हुई थी। ठीक है, सिक्कों पर। मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर कैसा था, भाई कला और मूर्ति कैसी थी उस टाइम, ये देख लेते हैं। तो ये हार्ड सैंडस्टोन के बने हुए थे, किसके, हार्ड सैंडस्टोन के, चूना पत्थर के, चूना पत्थर के जो पिलर थे, वही पिलर और जो स्तूपाज वगैरह हैं, तो ये चूना पत्थर के बने हुए थे। रॉक कट, चैत्य होल्स और केव ड्वेलिंग, जो ऐसे बाराबार, नागार्जुन हिल, ये सब किसकी थे, एक सिंगल पत्थर की, रॉक कट मतलब पत्थर को काट कर क्या है यहाँ पर चैत्य विहार या गुफा बनाई, ये आज भी देखने को मिल जाती हैं। मूर्ति किस किस की मिलती थी, मूर्ति कंतारा मूवी में यक्ष यक्षिनी का जिक्र हुआ है, तो यक्षी ये बेसनगर में है, यक्षा ये परखम में है, चौरी बियरर ऑफ यक्षी फ्रॉम दिद्रागंज, ये मूर्तियां थी यक्ष यक्षिनी की। ऐसे पूछ सकते हैं कि किस काल में पहले इनका जिक्र होता है, तो मौर्य वंश में होता है। ठीक है, ये ध्यान रख। अशोक के पिलर कहाँ कहाँ मिलते हैं, रामापुरवा, लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ में देखने को मिल जाते हैं। ये स्टोन स्कल्पचर हैं सारे। ठीक है, कहाँ पर हैं ये, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, जो रामापुरवा लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक, सारनाथ तो सारनाथ में ही है। लोमासा ऋषि केव ये गया में है, धौली केव ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। बस जगह याद रखना इंपॉर्टेंट है, जगह पूछ लेंगे। लोमासा ऋषि केव कहाँ है, बाराबार हिल गया में, एंड धौली केव कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। टोर्सो ऑफ अ न्यूड मेल फिगर फाउंड एट लोहानीपुर पटना। ठीक है, तो यहाँ पर बिना कपड़ों के मेल का क्या है, एक वो है टोर्सो, मतलब निचला हिस्सा किसका बना हुआ है, सैंडस्टोन का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बस।
स्टोन पोर्ट्रेट बनी हुई है अशोक की, ये एक बार यूपीएससी में आया था। कंगना हल्ली कहाँ पर है? कंगना हल्ली ये कर्नाटक में है, तो ये सवाल पूछा गया था। लोमासा ऋषि केव, सुदामा केव, ये गोवा गया में है। ठीक है, अब इसका नाम क्या कर दिया? गया जी कर दिया है, गया। ठीक, तो जी लगा दिया है बस, जी इज्जत के साथ। जैसे पार्ले कंपनी है ना, पार्ले जी, बस जी लगाने जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। ये लकड़ियों का है, इंपॉर्टेंट है। लोमासा ऋषि, सुदामा केव गया में लकड़ियों का इंटेंसिव यूज हुआ, आयरन और आयरन के जो औजार हैं उनका। राइटिंग्स की प्रथा थी, पंचमार कॉइन का इस्तेमाल हुआ। पोट्री कैसी थी? NBPW, ये हम बता चुके थे पिछली क्लासों में भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, NBPW। इंट्रोडक्शन हुआ पक्की ईंटों का और लकड़ियों के कंस्ट्रक्शन का। अगर आप जैसे मूवी देखते हो, लकड़ियों के घर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मिले हैं रिंग वेल्स। ठीक, तो गोल कुएं का प्रचलन। 80 पिलर का होल मिला है, कहाँ? कुम्हरार में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुम्हरार पटना के पास कुम्हरार जगह में 80 पिलर का होल मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्यन आर्ट है पर्शियन इन्फ्लुएंस, मौर्यन आर्ट में पर्शियन का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। कोई दिक्कत पूछ लेना जहाँ दिक्कत लगे। अशोक के इंस्क्रिप्शन देखते हैं, अशोक के धम मैप में ध्यान से देखना है। मानसेरा जगह है पाकिस्तान में, वहाँ देखने को मिल जाएंगे। शाहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में। कंधार अफगानिस्तान में है, यहाँ पर अशोक के क्या है स्रोत देखने को मिल जाएंगे। कलसी देहरादून में है। दिल्ली टोपरा मेरठ यहाँ देखने को मिल जाए। लुम्बिनी नेपाल में। रामापुरवा बिहार। लोरिया अरार राज, लोरिया नंदनगढ़, कौशाम्बी। ठीक, गिरनार गुजरात में। मतलब अशोक के पूरे देश में क्या विदेशों में, पाकिस्तान अफगानिस्तान देख कंधार में भी हैं। ठीक, तो ये और नेपाल में भी हैं। तो जैसा हमने बताया अखंड भारत जो था इस टाइम ही था, अखंड भारत अशोक के टाइम में। तो जितना क्षेत्र में अशोक ने राज किया, पूरे इतिहास में कोई राज नहीं कर पाया इतना। तो यहाँ पर बाकी फिर सोपारा, सारनाथ, सॉरी ये सारनाथ तो ऊपर है। सन्नति है कर्नाटक में, सन्नति कर्नाटक। येरागुडी ये आंध्रा में। अमरावती, हालांकि अब तेलंगाना वाला क्षेत्र है, पहले आंध्रा तेलंगाना वाले क्षेत्र, आंध्रा में है ये, सॉरी तेलंगाना में नहीं, अमरावती राजधानी आंध्रा की अब। तो यहाँ पर भी हैं स्रोत। धौली जाऊगोड़ा ये उड़ीसा के आसपास है। क्लियर, तो ये इतने सारे स्रोत मिल जाते हैं जो ट्रायंगल में बनाए ब्लू से पिलर हैं। ये मेजर शिलालेख हैं। क्या है? शिलालेख, शिलालेख जो स्क्वायर में बनाए हैं। ठीक है, ये माइनर शिलालेख हैं जो लाल स्टार से बनाए हैं। तो मेजर शिलालेख याद रखना है, कहाँ? कंधार में, मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा। ठीक है, यारेगुड़ा, सन्नति, धौली जोगोड़ा। क्लियर, ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपको नोट्स तो मिलेंगे, क्या जरूरत है स्क्रीनशॉट की। ठीक है, देयर आर टोटल 33 इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग अशोक टाइम। टोटल 33 शिलालेख मिलते हैं। कितने? 33। इनमें मेजर शिलालेख है, माइनर शिलालेख है, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स भी है, छोटे छोटे जो फैले हुए हैं, पिलर स्तंभ भी हैं, छोटे स्तंभ भी हैं, और गुफा इंस्क्रिप्शन, गुफाओं में जो शिलालेख पत्थरों पर लिखे हैं वो भी हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को देखकर घबरा मत जाना, इसलिए हिंदी में ज़्यादा बताते हैं हम आपको। ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, अरमाइक, ग्रीक, इन सब भाषा लिपियों का यूज किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, अरेमिक, ग्रीक, इन सब का इस्तेमाल किया गया है और इनको श्रेय जाता है डेसिफाइड करने का, पढ़ने का जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को 1837 में किसने पढ़ी ये सब? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, नाम याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की पढ़ी गई? आज तक नहीं पढ़ी गई।
क्या अशोक के जो लिखी हुई चीजें थी वो पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई। किसने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। ठीक है, तो इसने क्या है, सारे जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के, इनको अच्छे से पढ़ा, रिसर्च की। तो नाम याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। क्लियर? अशोक कहाँ कहाँ विजिट किए ये भी ध्यान रखना है। बोध गया में, जहाँ पर बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस है बुद्ध का। सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिया। श्रावस्ती जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। कुशीनगर जहाँ बुद्ध की डेथ हुई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अशोक के 14 मेजर एडिक्ट्स देख लेते हैं, शिलालेख देख लेते हैं, शिलालेख। ठीक है जी, तो क्या क्या मैसेज मिले इनमें? पहले में क्या मिला? पहले शिलालेख में कि एनिमल की बलि नहीं देनी है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, बलि की रोक लगा दी। दूसरे में मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की है। तीसरे में जो ऑफिसर थे, प्रादेशिका, राजुका, युक्ता, इन सब का वर्णन है। फोर्थ में भैरी घोष यानी वार ड्रम की बात की गई है, इसको रिप्लेस कर धम्म घोष कर दिया। भाई अब युद्ध तो छोड़ दिया था अशोक ने, तो धम्म घोष। फिर पांचवे में धम्म महामताज का अपॉइंटमेंट का वर्णन है। छठे में पुलासनी और पतिवेदकाज का वर्णन है, जो ऑफिसर थे। सातवें में ये इंपॉर्टेंट है, देखो पहला इंपॉर्टेंट है बलि की मनाही, सातवां इंपॉर्टेंट है रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई, सभी धर्म सभी पंथ के प्रति। सभी पंथ, उस टाइम देखो पंथ भी अलग अलग थे। अब सनातन, बौद्ध, जैन ये तो थे ही पीक पर, बाकी धर्म तो नहीं थे, पंथ थे। आठवें में रॉयल प्लेजर टूर्स की बात की है। रॉयल प्लेजर टूर रिप्लेस कर दिए धम्म टूर से, मतलब बुद्ध की जगहों पर भेजना। जैसे आज के टाइम में, ठीक है, इंस्पायर्ड है, जैसे अयोध्या, तिरुपति, यहाँ के लिए ट्रेन चलती हैं। उस टाइम भी फिर पहले क्या है, धम्म टूर कराए जाते थे। मॉरल कंडक्ट की बात 9वें में हुई है। 10वें में किंग डिजायर नो मोर फेम और ग्लोरी, राजा किसी ग्लोरी या फेम का मोहताज नहीं है, ये 10वें में। 11वें में गिफ्ट ऑफ धम्म बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स, अगर आप धम्म से संबंधित कोई गिफ्ट देते हो तो सभी गिफ्टों में ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। 12वें में इति जी का महामता का मेंशन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो पहला इम्पोर्टेंट था जानवरों की बलि न देना, 7वां इम्पोर्टेंट है और 13वां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 7वें में सभी धर्मों के प्रति क्या है, टॉलरेंस दिखाना। 13वें में कलिंग वॉर का जिक्र हुआ है। एंड 14 में रोक एडिक्ट, शिलालेख लगवाने का पर्पज क्या? ये 4 तो भाई जरूर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। पहला, सभी देखो उसकी पशुओं की बलि न देना पहला। 7वां, सभी पंथ के प्रति टॉलरेंस दिखाना। 13वां, कलिंग वॉर का जिक्र। और 14 क्या वजह है ये शिलालेख लगाने की, ये। ठीक, तो ये सारे ध्यान रखना है। पिलर एडिक्ट्स, अब स्तंभ कहाँ कहाँ लगवाए? स्तंभ, शिलालेख तो देख लिए। शिलालेख वो होता है कोई एक पत्थर पर कुछ गुदवा देना, और स्तंभ होता है पिलर। ठीक है, तो ये लोरिया राराज, लोरिया नंदनगढ़, रामापुरवा, निगाली सागर, सारनाथ, टोपरा, मेरठ, यहाँ पर स्तंभ लगवाए अशोक ने। मोस्टली पिलर सिमिलर फॉर्म के हैं, सैंडस्टोन के बने हुए। मोनोलिथ है, मोनोलिथ मतलब एक पत्थर के, एक पत्थर के। डू नॉट हैव अ बेस एंड हैव अ बेल शेप कैपिटल, मतलब इनका कोई बेस आधार नहीं रहता था, बस गड़वा दिए। और ऊपर क्या है, एक घंटी आकार का, ऐसे बेल शेप, बेल कैपिटल। ठीक है, घंटी की तरह, जैसे ऐसे लगवा दिया। ये पिलर है ऊपर की तरफ। ये इस पर सिंबल कौन कौन से होते थे? कमल, शेर, बुल, सांड, हाथी, चक्र, घोड़ा, ये सारे बौद्ध धर्म से संबंधित ही लगवाए इन्होंने। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो। अब 7 पिलर में क्या क्या है? पहले में सोशल कोड की बात की गई है।
दूसरे में कि पाप कम करो, लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन, पाप। सोल और सिन की बात की गई है, आत्मा और पाप की। रजूकाज की फोर्थ में। एनिमल को मत मारो, पांचवे में। प्रोविजन रिगार्डिंग एनिमल किलिंग, पांचवे में। लोगों का भला करो, छठे में। एंड धम्म महामताज की बात है, सातवें में की है। ठीक है, तो ये पिलर भी ध्यान रखना है, सातों के सातों। अदर कुछ रेलिवेंट इंस्क्रिप्शन, अभिलेख वगैरह देख लेते हैं कि अभिलेख और शिलालेख क्या कहते हैं। देखो, इंस्क्रिप्शन को अभिलेख कहते हैं, एडिक्ट्स को शिलालेख कहते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत है, पिलर को स्तंभ कहते हैं। तो इलाहाबाद कोसम क्वीन, देखो इसके कई नाम है। इलाहाबाद पिलर बोल दो, क्वीन एडिक्ट्स बोल दो, कोसाम्बी बोल दो, कोई भी नाम बोल सकते हो, अलग जगह अलग अलग नाम है। अशोक वंश, मेंबर्स ऑफ द संघ अगेंस्ट कोसिंग डिवीजन इन द रैंक्स। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन इज ऑन दिस एडिक्ट इटसेल्फ। जहांगीर ने इसको हटाकर, जो इलाहाबाद वो स्तंभ था, इसको कहाँ ले आया, रिमूवल ऑफ द फोर्ट एट इलाहाबाद। ठीक है, तो ये क्या है, इलाहाबाद कोसम या क्वीन एडिक्ट कोसाम्बी। कोसाम्बी से इलाहाबाद कौन लाया, रिमूवल टू द फोर्ट एट इलाहाबाद। कोसाम्बी से इलाहाबाद जहांगीर लाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर गिरनार रॉक, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दामन। इसमें मेंशन है किसका, सुदर्शन लेक का, सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील को पुष्यगुप्त ने बनवाया, पुष्यगुप्त ने। ये सौराष्ट्र का गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो यहाँ से भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यगुप्त किसके टाइम में था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था। ठीक है, इसने सुदर्शन झील बनवाई। इसका साक्ष्य कहाँ मिलते, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में, जो कि रुद्रदामन का था। कंधार इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल है, ग्रीक और अरामाइक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ग्रीक और अरामाइक लिपि में। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन नेपाल में, पूछा जाता है कहाँ पर है। रुम्मादेई इंस्क्रिप्शन, ये भी नेपाल में है। सन्नति, ये कर्नाटक में है। ठीक है, कलिंग, ये धौली जाओगोडा में। ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला था, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, ये अशोक ने बोला था। ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट लिखा। एक एक पॉइंट आपको इसीलिए बता रहे, कुछ चीज़ क्यों नहीं छुटवा रहे भाई, पेपर में लग जाए, फिर आप कल को बोलो कि ये चीज़ छूटी। तो ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, ये किसने बोला, अशोक ने। कलिंग एडिक्ट में, कलिंग के शिलालेख में, धौली और जवगोड़ा उड़ीसा में है। सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थी सोहगोड़ा। ठीक, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। मेंशन रिलीफ मेजर एडॉप्टेड ड्यूरिंग फेमाइन। सोहगोड़ा देख लेना एक बार इसको कि कौन से स्थान में वर्तमान में। सोहगोड़ा प्लेट इंस्क्रिप्शन याद रखना है। एंड शाहबाजगढ़ी एंड मानसेरा, ये खरोष्टी लिपि में, किसमें, खरोष्टी। ठीक है, एक बार इसको देखो, आप इसको देख लेना सोहगोड़ा को, या पूछ लेना एक बार आप मैसेज कर कर, तो आपको बता देंगे। ठीक है, ब्रह्मगिरी, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। फॉरेन दूत कौन कौन आए थे मौर्यन कोर्ट में, ये यूपीएससी में आया है। ठीक है, ऐसे सवाल आए हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। दमाइकस किसके, बिंदुसार के। डायोनसियस, ये किसके दरबार में, बिंदुसार के। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिलीजियस बिलीफ, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, अशोक ने बुद्धिज्म अपनाया, बिंदुसार ने आजीवक और दशरथ ने आजीवक। तो ये ध्यान रखना है। मौर्य वंश का डिक्लाइन कैसे हुआ, वीक सक्सेसर आए अशोक के बाद, फॉरेन इन्वेजन हुए, विदेशी आक्रमण, और धम्म पॉलिसी अपना ली थी अशोक ने, ये वजह रही। तो ये थी हमारी आज की क्लास। टारगेट यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट कोर्स है, आप परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स और क्लासेस सिर्फ 999 रुपये में आपको यहाँ
मिल रही हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।